हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमारी जो इससे पहली वाली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा जनन, फिर अलैंगिक जनन, और लैंगिक जनन में हमने थोड़ा सा एक लेक्चर देखा था। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लैंगिक जनन। तो देख लेते हैं। लैंगिक जनन जो आपका है उसे आप इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हो। प्रजनन की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत दो युग्मकों के मिलने से बनी रचना जाइगोट द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाती है। यदि युग्मक समान आकृति वाले होते हैं तो इसे समयुग्मक कहते हैं। अभी देखें आप, अब थोड़ा सा ये तो हो गई आपकी किताबी लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज में क्या होगा ये देख लेते हैं। प्रजनन की वह क्रिया जिसके अंतर्गत दो युग्मकों के मिलने से, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से, फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स के मिलने से, स्पर्म और ओवम के मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है। एक छोटा सा एग्जांपल है आपके पास। आप लोग चीनी लेते हो, नमक लेते हो और पानी लेते हो और नींबू लेते हो, निचोड़ कर मिक्स कर देते हो एक ही में, ठीक है। जब आप उसे निचोड़ के मिक्स करते हो तो अब वो तो शरबत हो गया। वो आपका चीनी, पानी, नींबू और ये सब अलग अलग तो किसी को गिनाओगे नहीं, आप बोलोगे ये शरबत है। सेम यही चीज़ हुआ है कि शुक्राणु एक अलग चीज़ है, अंडाणु एक अलग चीज़ है। दोनों आपस में मिले तो कुछ नया बनेगा, जैसे आपकी केमिस्ट्री में होता है ना, ढेर सारे केमिकल्स मिलके एक नया केमिकल्स बनाते हैं, कुछ नया बनाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी हुआ है। शुक्राणु मिले, अंडाणु मिले, दोनों जब मिक्स हुए तो क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट क्या किया? आगे चल के ग्रो किया। जब वो ग्रो किया तो भ्रूण बन गया, और जो भ्रूण ने जन्म लिया तो शिशु कहलाया। जन्म के बाद शिशु कहलाया, जन्म से पहले नहीं। जन्म से पहले वो भ्रूण था पेट में। भले लोग बोलते हैं इसके बच्चा है, बच्चा होने वाला ये, लेकिन वो भ्रूण होता है। उस टाइम पे उसको शिशु का नाम नहीं देते साइंस वाले। साइंस वाले बोलते हैं कि जब ये जन्म ले लेगा तो ये बच्चा हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो जो जाइगोट बना दोनों के मिलने से, फिर उसके बाद उस जाइगोट से जो नए जीव की उत्पत्ति हुई ना, ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाई? लैंगिक जनन कहलाई। अब देख लेते स्पर्म, शुक्राणु, मेल गैमेट्स। शुक्राणु यानी स्पर्म पुरुष के वीर्य में मौजूद होता है। ये महिला के अंडे के साथ निषेचित होकर बच्चा पैदा करने का जिम्मेदार होता है। कैसे? देखो, शुक्राणु क्या है? पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है। पुरुष में कहाँ पाया जाता है? तो उनके जनन अंग में पाया जाता है। अभी नीचे हम देखेंगे डिटेल्स में। और इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य केवल इतना ही होता है कि ये महिलाओं की ओवम में जाके, महिलाओं के ओवम के साथ, उनके अंडाणु के साथ फर्टिलाइजेशन करवा के, या ये मान लो कि क्रिया करके बच्चे का जन्म देना इसका कार्य होता है, ठीक है। शुक्राणु का उत्पादन विषण में होता है। विषण क्या होता है आगे चल के देख लेंगे। अंडाणु, अंडाणु स्त्रियों में पाया जाता है। शुक्राणु के साथ फर्टिलाइजेशन करवा के क्या करता है? बच्चे पैदा करने के जिम्मेदार होता है। सेम चीज़ होती है। और ये कहाँ होता है? तो ये महिलाओं में होता है, ठीक है। फिर देखते हैं गैमेट्स, युग्मक। युग्मक कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार के जनन कोशिका है। इसका निर्माण युग्मक जनन की क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया के विभाजन के फलस्वरूप होता है। ये क्या कहता है? जब माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन होता है तो उसके फलस्वरूप इसका जनन होता है। पुरुषों की जनन कोशिका में शुक्राणु और स्त्री के जनन कोशिका को अंडाणु कहते हैं। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये स्त्रियों में नहीं पाया जाता, ये केवल पुरुषों में ही पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया स्त्रियों के जनन उसमें नहीं पाया जाता, जनन अंग में सिर्फ पुरुषों में ही पाया जाता है, ये याद रखना आप लोग। फिर देखते हैं युग्मज जाइगोट। दो युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर एक नई कोशिका का निर्माण करती हैं, जिसे आप जाइगोट कहते हैं। हमने बताया ना कि जो आपका शुक्राणु था वो एक कोशिका हो गया, जो अंडाणु था वो दूसरी कोशिका हो गई। ये दोनों कोशिका मिलकर फिर से एक नई कोशिका का निर्माण करती हैं। तो
जैसे शरबत में क्या हुआ, चीनी मिलाया, नींबू मिलाया और पानी मिलाया, तीनों को घोला तो शरबत बन गया। शरबत, अब 3 चीज़ मिला के एक शरबत बना, वैसे ही 2 चीज़ मिला के एक कोशिका बनी, जिसे आपने क्या नाम दिया, ज़ाइगोट का नाम दिया। अब देखते हैं मानव जनन अंग, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो मानव जनन अंग क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है। मानव जनन अंग, मेल रिप्रोडक्शन। तो यस, ये है आपका मानव नर जनन अंग है, ठीक है, ये नर जनन अंग है। अभी कब से हम लोग बोल रहे थे ना कि स्पर्म, विसर्ड और ये सब बोल रहे थे, तो ये देखिए आपका, ये हो गया आपका स्पर्म। क्या हो गया आपका, स्पर्म। और ये विसर्ड है, ठीक है, ये जो गोला टाइप है ये विसर्ड है। और इस स्पर्म ना यहीं पे अपना क्या करता है, जो यहीं पे बनता है स्पर्म, ठीक है। और ये शीर्ष है ये, और इसी के थ्रू ये जो स्पर्म है ना, इसी के थ्रू क्या करता है, महिलाओं के अंडाशय में जाता है, ठीक है, इसी के थ्रू महिलाओं के अंडाशय में जाता है। ऐसे करके देखते हैं नेक्स्ट वाला, आप समझ में आया। ये आपका जो है ये आपका शुक्राणु है, और ये वो जगह है, ये विसर्ड वो चीज़ है जिसमें आपका ये शुक्राणु बनता है। और ये जो आपका है ना शीर्ष, इसके थ्रू क्या करता है, ये महिलाओं में जाता है, ठीक है। देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, क्योंकि एग्ज़ाम में आप ये वाला तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बनाना, तो आप इस तरह से बना लेना इसका स्ट्रक्चर। ये आपका 2 क्या हो गया, टेस्टिस, विसर्ड जिसको आप बोलते हो, ये आपका टेस्टिस हो गया। उसके बाद इसमें क्या होता है, आपका स्पर्म बनता है, ठीक है। स्पर्म की आकृति कुछ इस तरह से होती है, ऐसे होती है। तो ये आपका स्पर्म बनता है यहाँ पे। इसको इरेज करते हैं, पहले हटाएंगे तो पूरा हट जाएगा ना, तो इसको इरेज कर देते हैं। ओह सॉरी, हटाना ही पड़ गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका विसर्ड हो गया, और इसी में आपका स्पर्म बनता है। क्या बनता है, स्पर्म। और इसको क्या बोलोगे आप, टेस्टिस। अब देखो, ये 2 चीज़ें जो है ना, ये 2 नस है, ये 2 चीज़ें। एक तो पहली बात है, स्पर्म टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, तो टेस्टिस की संख्या आपकी 2 होती है। ये 1 हो गई और ये 2 हो गई, ठीक है। अब इन दोनों में स्पर्म बनते हैं, और लेकिन ये 2 जो नस है ना, इससे जुड़े होते हैं। क्यों, क्योंकि एक से आपका जो होता है वो यूरिन साफ़ होता है। क्या साफ़ होता है, यूरिन। और दूसरे से आपका क्या होता है, तो स्पर्म सप्लाई होता है, स्पर्म जाता है, ठीक है। और एक चीज़, यहाँ पे एक कैप टाइप लगा होता है, क्योंकि एक चीज़ आप लोग पाचन तंत्र में पढ़े होंगे कि जब यहाँ पे हमारे खाना खाते हैं हम, तो चूँकि श्वास नलिका जो होता है और जो वो होता है भोजन नलिका, दोनों पास में है, तो वहाँ पे एक कैप टाइप लगा होता है। जब आप खाना खाते हो या जब आप सांस लेते हो, तो उसी तरह से खुलता बंद होता है। सेम चीज़ यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पे एक कैप टाइप होता है, जिसे आप क्या बोलते हो, तो जिसे आप बोलते हो प्रोटेस्ट ग्रंथि, ठीक है। इसे आप क्या बोलते हो, प्रोटेस्ट ग्रंथि। यहाँ पे मैं ऐसे छोटा छोटा सा वो कर दे रही हूँ, आप लोग कर लेना। इसे आप बोलते हो प्रोटेस्ट ग्रंथि, ये आपकी हो गई। और एक चीज़, जब स्पर्म जाता है यहाँ से ना, तो ये खुलता है, तो ये वाला जो होता है नलिका, ये बंद रहता है। और जब यूरिन पास होता है ना, तो ये वाला नलिका जो होता है, ये जो होता है, ये बंद रहता है और ये खुलता है। और जिसके थ्रू जाता है ना, ये जिस नलिका के थ्रू जाता है ये स्पर्म, उसे आप क्या बोलते हो, तो उसे आप वैस डिफेंस बोलते हो, ठीक है। उसे आप वैस डिफेंस बोलते हो। मैं पूरा नहीं लिख रही क्योंकि स्पेस कम है। इतना आया समझ में कि स्पर्म कहाँ बनता है, तो स्पर्म आपके टेस्टिस में बनता है, विसर्ड में बनता है। और किसके थ्रू जाता है, तो वैस थ्रू जाता है, जो वीर्य में जाता है। महिलाओं में नहीं, वीर्य में जो जाता है वो किसके थ्रू जाता है,
वैस नली के थ्रू जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब एक चीज़ देखते हैं हम, कुछ कॉमन सी चीज़ देखते हैं। स्पर्म क्या होता है? जो शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होता है, वो मतलब एक टाइम में कितना बनता है? तो 7 ml बनता है। कितना बनता है? 7 ml। इस 7 ml में कितने स्पर्म होते हैं? तो 2 लाख से अधिक होते हैं, कम नहीं होते। अब इस 2 लाख स्पर्म की टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग मतलब कि जैसे हमारा एक जीवन काल होता है ना, इनका जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल होता है 15 से 20 मिनट। कितना होता है? 15 से 20 मिनट होता है। और एक चीज़, जो इतने सारे स्पर्म हैं, 2 लाख 2.5 लाख, इस सारों का काम थोड़ी होता है हमारे यहाँ, हमारी बॉडी में। मतलब एक बच्चे को जन्म देने के लिए सारे स्पर्म का काम थोड़ी होता है, केवल एक ही स्पर्म का काम होता है। पर एक टाइम पे इतने सारे स्पर्म का इंटर होना, यानी बाकी सब डेड हो जाते हैं, एक कोई इसमें से जो वहाँ जाके फर्टिलाइजेशन करवाता है। ठीक है, इतना आया समझ में? और हाँ, ये केवल पुरुषों में पाया जाता है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, ये महिलाओं में नहीं पाया जाता। इतना हो गया क्लियर। और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ टॉपिक है कि स्पर्म का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। स्पर्म का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो स्पर्म का टेम्परेचर 25 to 30 होना चाहिए। ठीक है, 25 to 30 होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि बॉडी का टेम्परेचर तो 35-34 डिग्री सेल्सियस होता है, तो स्पर्म कैसे 30 हो जाएगा? अगर स्पर्म 30 से ऊपर गया या 25 से ज़्यादातर माना जाता है, लेकिन हम मान लेते 30 से भी ऊपर गया तो फिर वो डेड हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म जो है वो टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो डेड हो जाएगा। इसी कारण जो मेल जनन अंग होता है वो बाहर की साइड निकला होता है। तो देख लेते हैं अब हम फीमेल जनन अंग क्या होता है। तो फीमेल जनन अंग में ये 2 ओवरी होता है, ये 2 ओवरी होता है यहाँ पे, आप लोग को भी पता है। उसके बाद यहाँ से, अगर ये ठीक से नहीं बनेगा तो आप लोग समझ जाना, क्योंकि ये फिंगर से बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। 2 ओवरी हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। उसके बाद इसमें आपका क्या होता है? इसमें आपका अंडाणु बनता है, और ये अंडाणु क्या करता है? यहाँ से होते हुए आता है। क्या है ये अंडाणु है, ओवम। और हाँ, इसे आप ओवरी बोलते हो, ओवरी। अब ये क्या करता है? फर्टिलाइजेशन करवाएगा, यहाँ से आएगा स्पर्म, यहाँ से आ रहा है। अब यहाँ ये क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन करवा देगा, किससे? स्पर्म से। ये 2 ओवरी हैं। देखो, पुरुष में क्या होता है? उनके पास 2 टेस्टिस होते हैं और दोनों टेस्टिस एक साथ काम करते हैं। लेकिन महिलाओं में क्या होता है? 2 ओवरी है, दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करती। एक मंथ ये ओवरी काम करेगी, दूसरे मंथ ये ओवरी काम करेगी। ठीक है, अगर फरवरी में ये काम करती है तो जनवरी में ये काम करेगी, मार्च में ये काम करती है तो अप्रैल में ये काम करेगी। एक साथ दोनों ओवरी काम नहीं करती। और जो मैंने बताया ना कि मेल्स में जो 20 लाख, वहाँ मैंने 2 लाख शायद बोला है, ये 20 लाख होते हैं। तो 20 लाख से जो स्पर्म होते हैं वो क्या करते हैं? जब यहाँ से एंटर होते हैं तो क्या होता है? कुछ स्पर्म सीधे चले जाते हैं या इस डायरेक्शन में, कुछ स्पर्म क्या होता है? इस डायरेक्शन में जाते हैं, कुछ स्पर्म कहाँ जाते हैं? इस डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, अब मान लो इस मंथ ये ओवरी काम कर रही है, तो जब इस डायरेक्शन में स्पर्म गया तो ठीक है, ये तो गुड है। यहाँ स्पर्म गया, अब यहाँ से तो फर्टिलाइजेशन करवा ही लेगा यहाँ से आके। ठीक है, पर अगर इधर जो चला गया वो तो आगे जाके डेड हो जाएगा, क्योंकि ये ओवरी तो काम ही नहीं करी, तो उसको तो सपोर्ट नहीं मिलने वाला। इधर से जो गया उसको तो मरना ही मरना है। इतना आया क्लियर? समझ में आया इतना? देखते हैं आगे और क्या क्या है इसमें। इतना गंदा मेरा डायग्राम बन रहा है। ठीक है, समझ जाना आप लोग क्या। अब ये आपका क्या है? ये आपका गर्भाशय है। क्या है?
गर्भाशय, यहीं पे आपका क्या होता है, यहाँ से स्पर्म आएगा, यहाँ से ओवरी आएगा, दोनों क्या करेंगे, यहीं पर फर्टिलाइजेशन करेंगे। और जब फर्टिलाइजेशन करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ जाइगोट बन जाएगा। और जब जाइगोट बनेगा तो क्या होगा, भ्रूण की शक्ल लेगा। और जब भ्रूण जन्म लेगा तो क्या हो जाएगा, शिशु हो जाएगा। इतना आया समझ में आप लोगों को। और ये जो आपका ऊपर ये जो लेयर है, इस लेयर में क्या होता है, तो इस लेयर में फिलिपियन ट्यूब कहते हैं, या फिलिपियन ट्यूब नाम से मतलब इसको जाना जाता है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो आप ये समझ लो, देखते हैं क्या है, जो वन सेकेंड, जो आपका गर्भाशय होता है, जो महिलाओं में जनन अंग होता है, उसमें मैंने पहले ही बताया माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसी कारण से यहाँ एक बनता है और यहाँ आता है, इससे आगे वो जा नहीं पाता है। और यहाँ स्पर्म क्या करता है, यहाँ से यहाँ जाता है, क्योंकि मैंने बताया स्पर्म में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, अपसेट होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, जिसके कारण से एक जो होता है वो यही रह जाता है। और स्पर्म क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को पुश करती है और स्पर्म आगे की तरफ आ जाता है। ठीक है, इतना